गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल हमने एक पिन होल इफेक्ट के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बार जो हमने कल की क्लास में रिवाइज किया है उसे दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं समरी के लिए, ताकि हम आगे का जो टॉपिक है उससे पिछला टॉपिक अच्छे से रिलेट कर पाए। ठीक है, तो हमने पिन होल इफेक्ट में एक तो हमने नेचुरल पिन होल इफेक्ट देखा था, किसके थ्रू, जो हमारे पेड़ होते हैं वो जब उनके बीच की जो लीव्स होती हैं उनके बीच में जो होल्स होते हैं उससे एक पिन होल कैमरा नेचुरली बनता है। मतलब सन अपनी रेज जो है वो पिन, क्योंकि वो इतने छोटे होल्स होते हैं इसलिए उन्हें पिन होल कहा जाता है। तो वो इतनी छोटी रेज को जो नीचे हमारे ग्राउंड पर बनती हैं उसे हम पिन होल इफेक्ट कहते हैं। और एक हमने पढ़ा पिन होल कैमरा बनाना, हमने पहले तो सीखा, उसके बाद हमने उससे इमेज बनाने की कोशिश करी जो कि ट्रेसिंग पेपर पे बनी। जो हमने ऑपोजिट एंड पर एक ट्रेसिंग पेपर लगाया था उस पर इमेज फॉर्म हुई, तो उसके बारे में हमने पढ़ा। अब वो जो इमेज है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज बेसिकली क्या थी? उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, यानी कि अपसाइड डाउन, उल्टी बनती है। उल्टी क्यों बनती है? क्योंकि जो ऊपर वाला, अगर मान लो कोई पेड़ है मेरे पास, तो जो पेड़ के सबसे टॉप से जो लाइट आ रही है वो हमें पता है जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। मतलब लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्शन नहीं, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो जो ऊपर पेड़ के जो सबसे ऊपर से जो लाइट आ रही है वो कहाँ आएगी? पिन होल कैमरा से पास करके सबसे नीचे, क्योंकि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, और नीचे वाली जाएगी ऊपर पिन होल से पास करके, तो वो एक एक्स टाइप का बन जाएगा। ठीक है, हमने कल इमेज के थ्रू उसको पढ़ा था। अगर नहीं समझ में आया तो आप पुरानी वीडियो को एक बार रेफर कर सकते हो। ठीक है, हमने पढ़ा कि इस वजह से होती है। तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि इमेज और शैडो के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कि शैडो हमेशा ब्लैक होती है, इमेज हमेशा कलर्ड होती है। तो पिन होल कैमरा में इमेज फॉर्मेशन होती है तो वो हमेशा कलर्ड होती है। लेकिन क्योंकि पिन होल नाम ही सजेस्ट करता है कि वो पिन जितना साइज का है, जो होल, जो कैमरा का लेंस है वो पिन जितने साइज का है, इसका मतलब क्या है कि उसमें से बहुत ज्यादा लाइट तो अंदर पास नहीं होगी, है ना। जब लाइट इतनी ज्यादा पास ही नहीं होगी बीच में से, तो हमारा जो हमारी इमेज फॉर्म होगी वो बहुत ही ज्यादा क्लियर या ब्राइट नहीं होगी, वो बहुत शार्प इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, कलरफुल बनेगी लेकिन वो बहुत क्लियर इमेज नहीं होगी, वो थोड़ी ब्लर्ड इमेज होगी। इमेज हमें नजर में आएगी लेकिन वो थोड़ी ब्लर्ड इमेज होगी। ठीक है, हमने ये पॉइंट्स जो थे वो कल डिस्कस किए थे पिन होल कैमरा से रिलेटेड। ठीक है, तो अब हम उसी से रिलेटेड आगे एक चीज पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका एक पालतू और वफादार कुत्ता था। मेरे प्यारे दोस्त। एक दिन किसान जल्दबाजी में अपने कुत्ते को खाना देना भूल गया और अपनी फसल बेचने बाजार के लिए निकल गया। मुझे बहुत सारा काम है, आज जल्दी जाना होगा। बेचारा कुत्ता भूख के मारे इधर उधर भटक रहा था। अचानक से उसे एक हड्डी मिली। अरे वाह, हड्डी! उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। हड्डी देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। अब मैं नदी के पास जाकर इसे आराम से खाऊंगा। मुंह में हड्डी लिए खुशी से अपनी पूंछ हिलाते हुए वो नदी की ओर चल पड़ा। नदी के किनारे पहुंचकर उसने यहाँ वहाँ देखा। वो हड्डी खाने ही जा रहा था कि तभी उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसने अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझ लिया। मैं इसकी हड्डी छीन लेता हूँ और फिर मेरे पास 2 हड्डियाँ हो जाएंगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इसे डराकर इसकी हड्डी छीन दूं और फिर मजे से दोनों हड्डियाँ खाऊं। अरे नहीं, मेरी हड्डी! वो उसे डराने के लिए भौंका और जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, हड्डी पानी में गिरकर बह गई।
बेचारा कुत्ता। तो अब बच्चों मेरे को ये बताओ कि मैंने आगे जो आपको अभी वीडियो दिखाई है वो स्टोरी बचपन में किस किस ने सुनी है। अगर आपको याद आ गई हो वो स्टोरी और उसमें क्या हो रहा है तो वो भी मेरे को बताओ। हाँ, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो हमें ये बात पता लग गई कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है। एक इमेज फॉर्म होती है जो कि हमारी अपनी ही होती है। अगर मैं एक मिरर के सामने खड़ी हो जाऊं या कोई भी एक ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रख दूं तो जो लाइट है, जैसे मान लो कि हमारे कमरे में एक बल्ब है या एक ट्यूबलाइट है, वो लाइट मेरे ऊपर पड़ेगी। मेरे ऊपर लाइट पड़ने से वो जो लाइट है वो बाउंस बैक होके मिरर पर जाएगी, मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होके सामने मेरे पास आ जाएगी। इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तभी हम अपने आप को एक मिरर में देख पाते हैं। लेकिन अब हमें ये समझना है कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली में होता कैसे है और इसका फिनोमिना क्या है, इसकी आगे प्रॉपर्टीज क्या हैं। तो आओ अब इस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हम प्रॉपर्टीज को आगे स्टडी करते हैं कि इस फिनोमिना के होने के लिए एक्चुअली में क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा जरूरी हैं। We will take a candle. First of all, we will light the candle. Rajat, what is this? This is a pipe. Okay, now see the lighted candle through this pipe. Are you able to see the lighted candle? Yes, it is visible to me. Rajat, show me. I will also like to see. Yes, it is visible to me. Okay, now I will bend this pipe. Rajat, now see the lighted candle through this bent pipe. Are you able to see the lighted candle? Now it is not visible to me. Show me. Yes, it is not visible to me. Why it is so? Because light travels in a straight line. It is one of the characteristics of light. तो बच्चों अब अभी हमने देखा कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल करती है। अब ये एक प्री रेक्विजिट था, मतलब हमें ये बात पता होनी पहले ज्यादा जरूरी थी रिफ्लेक्शन को पता करने से पहले। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली में क्या होता है। I have, for this activity, first of all, we need a torch. I have already covered this torch with a black paper and there is a small hole in it. Now we need a black chart paper. We will put the black chart paper on the table. Now take a plain mirror and place it vertically on the black chart paper. Place the torch in front of the plain mirror at an angle so that the beam of light strikes on the plain mirror. Keep in mind that the light is visible on the chart paper also. This activity can be seen more clearly when we switch off the lights. Now, what do you observe? It's changing its path. Wow, it's surprising. Mom, can we try this? Yes, you can try this. Rajat, you hold the mirror. Babita, you hold the torch. This activity shows that lights get reflected from a plain mirror.
तो अब देखो बच्चों, आपके सामने एक पिक्चर है। यहाँ से मैंने एक टॉर्च से बीम ऑफ लाइट इधर फेंकी है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये है हमारा मिरर, ठीक है। और ये जो लाइट इधर फेंकी, ये रिफ्लेक्ट बैक मतलब बाउंस बैक होके इधर को गई। इसका मतलब क्या है, सेम मीडियम के अंदर जब जो लाइट रे है वो बाउंस बैक कर जाती है, मतलब दोबारा फेंकी जाती है, सेम मीडियम होना चाहिए। उसके लिए उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये जो फिनोमिना है ये हमें डार्क रूम में बहुत अच्छे से नज़र में आता है। एनसीईआरटी में हमारी एक एक्टिविटी भी है जिसमें हमारे 3 बच्चे हैं, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को बिल्कुल सेम एज इट इज दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें सेम मीडियम का क्या अर्थ हुआ, सेम मीडियम का ये अर्थ हुआ कि मान लो अब मैं इसको थोड़ा आपको ये तो हमने हॉरिजॉन्टली देखा है, अगर मैं यहाँ इसको वर्टिकली ड्रॉ करूँ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लाइट आ रही थी और यहाँ पे मेरा मिरर था। मतलब मैं इसको साइड वाले पोजीशन से देखने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तो मैंने सामने से इस चीज़ को देखा, अब मैं साइड से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ टॉर्च थी, यहाँ से मैंने लाइट को फेंका था, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा मिरर था, ये मेरा मिरर था, तो जो लाइट थी वो वापस इसी साइड पर तो गई ना, मुड़ के इधर तो नहीं आ गई, है ना। कहाँ गई, यहाँ से आई और यहीं वापस चली गई, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, ये हमारा सेम मीडियम है। इधर नहीं आई, इधर आती तो चेंज ऑफ मीडियम हो जाता, ठीक है। ये हमारा सेम सोर्स ऑफ मीडियम है। अब इसमें हमारा मीडियम क्या है, हमारा मीडियम है एयर। सेम उसमें वापस बाउंस बैक हो जाने को, इस चीज को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो क्योंकि अब हम देख चुके हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती कैसे है मिरर्स में, तो हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिफ्लेक्शन एक्चुअली में कहाँ कहाँ पे और कैसे कैसे हो सकती है। उसके लिए कौन कौन से हमारे ऑब्जेक्ट्स होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि जो स्मूथ चीज़ होती है, ये जो स्मूथ चीज़ होती है, कुछ भी हो, काम वाटर हो या कोई भी प्लेन सरफेस हो, उसके थ्रू रिफ्लेक्शन जो होती है वो पकड़ में आ जाती है, मतलब हम उसको देख पाते हैं, ठीक है। और शाइनी जितनी ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा बेटर होगा वो ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्शन के लिए। इसीलिए ही जो हमारे हम स्टील के बोल्स यूज़ करते हैं, है ना, स्टील के बोल्स, स्पून्स होते हैं स्टील के, क्योंकि वो मेटल शाइनी होते हैं, इसीलिए हम उसमें अपनी रिफ्लेक्शन यूजुअली देख पाते हैं। ऐसे ही पानी में भी हम अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, क्योंकि काम वाटर जो होता है वो बहुत एक स्मूथ सरफेस होता है। लेकिन जो रफ सरफेस होगा ना, मतलब जो खुरदरा सरफेस होगा, जो एक सलीके मतलब एक प्लेन सरफेस नहीं होगा, वो जो है उसमें इमेज फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। मतलब वो जो रिफ्लेक्ट बैक तो लाइट हर सरफेस पे करती है, लेकिन जो उसकी रिफ्लेक्शन होती है वो हम कैच नहीं कर पाते, हम उसकी इमेज फॉर्मेशन नहीं देख पाते, ठीक है। तो क्योंकि अब हम देख चुके हैं कि टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब जैसे स्मूथ ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट या ट्रांसपेरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट पे डिपेंड, स्मूथ और इरेगुलर जिसका सरफेस होता है, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होगी। तो इस बेसिस पे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो इस बेसिस पे 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखते हैं कि रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होते एक्चुअली कौन से हैं। जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, मतलब क्योंकि ये एक स्मूथ और उसके लिए स्मूथ और एक पॉलिश्ड सरफेस होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जब जैसे जैसे इंसिडेंट जो हमारी रे है वो और जो रिफ्लेक्टेड बैक जो रे है वो दोनों एक फिक्स्ड पाथ में फॉल करती हैं, ठीक है। यहाँ से आई, यहाँ पर चली गई, तो रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो हम उसको देख पाते हैं, मतलब पैरेलल बीम्स होती हैं उसकी, ठीक है। तो एक फिक्स डायरेक्शन में आएगी, मतलब मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ पर
मेरी इमेज कहाँ पर फॉर्म एक्चुअली में होगी, मैं उस चीज़ को पकड़ सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास इरेगुलर सरफेस है, मतलब रेगुलर सरफेस जो है वो इसकी वजह से जो हम अपनी इमेज देख पाते हैं, ऐसी पहाड़ों की इमेज देख पाते हैं पानी में, लेकिन ये जो वाटर है ये काम होना चाहिए। बहता हुआ पानी में हम कभी अपनी इमेज देख नहीं पाते हैं, ठीक है। और एक मिरर जो हम इमेज देख पाते हैं, मिरर भी एक प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है। अब हम मिरर के बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इरेगुलर जो हमारा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है, अब जो हमारी इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होती है, उसमें क्या होता है कि लाइट फॉल तो करती है, क्योंकि ये जो सरफेस है ये रफ है, इसका कोई एक प्लेन बाउंड्री नहीं है, मतलब एक प्लेन सरफेस नहीं है, कहीं पर भी लाइट फॉल कर रही है, फॉल तो करती है, लेकिन ये जब वापस जाती है ना तो ये अपने अपने एंगल पे स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। मतलब कहीं एक जाके इमेज नहीं फॉर्म होती, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कब होता है, जब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट एक रफ सरफेस पे पड़ती है, तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो कभी भी पैरेलल नहीं होती, इसीलिए क्या होता है वो एक वाइड एरिया में स्प्रेड हो जाती है। ऐसे रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहते हैं। जितने भी ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं जो कम पॉलिश्ड हों, मतलब जो पॉलिश्ड नहीं हो, दरवाज़ा, टीवी, इन सब की हमें रिफ्लेक्शन, दरवाज़ा हो गया, हमारा अलमीरा हो गई, इन सब की हमें रिफ्लेक्शन क्यों नहीं नज़र आती? क्या इन पे सोर्स ऑफ लाइट नहीं पड़ती? लाइट हर चीज़ पे पड़ती है, लेकिन रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती इनमें। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये पॉलिश सरफेस नहीं है, दूसरा ये इरेगुलर सरफेसेस हैं, प्लेन सरफेस नहीं है मिरर की तरह, ठीक है। तो ऐसे कुछ भी जो भी हमारे पत्थर हो गए, या फिर वॉल हो गई, वुड हो गई, पेन हो गई, कोई भी अदर ओपेक ऑब्जेक्ट्स जो पॉलिश कम होते हैं, उन पे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, वो एक इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन को हमारे प्रमोट करती है, वो वाइड एरिया में स्प्रेड हो जाती है, इसलिए हमारे को उसमें इमेज फॉर्मेशन दिखती ही नहीं है। तो अब जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ मिरर है, हमने वो तो देख लिया कि कैसे परफॉर्म करते हैं हम, और उसके लिए क्या क्या प्री रेक्विजिट्स हमारे को चाहिए, हमने टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी देख लिया। तो अब जो हमारे मेन चीज़ है जिसकी वजह से हम रिफ्लेक्शन अपनी एक इमेज देख पाते हैं, वो होता है हमारा मिरर, ठीक है। मिरर या एक पॉलिश्ड जो हमारा सब्सटेंस है, ठीक है। अब मिरर का मतलब क्या है? मिरर जो होता है वो क्या होता है? एक पॉलिश्ड ग्लास होता है, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि मेरा ये हाथ है, ये ग्लास है, तो उसकी कुछ थिकनेस है ना, जैसे मेरे हाथ की आपको विड्थ दिख रही है, ठीक है। उसके मैं एक साइड पे, ग्लास और मिरर में क्या डिफरेंस होता है? ग्लास को मैं एक साइड से पॉलिश कर दूं किसी भी चीज़ से, हम सिल्वर से भी पॉलिश करते हैं, हम एल्यूमिनियम से भी पॉलिश करते हैं। सिल्वर से इसलिए नहीं पॉलिश किया जाता क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन हम एल्यूमिनियम से, यूजुअली जो भी मिरर्स होते हैं वो एल्यूमिनियम से हम उसको पॉलिश करते हैं, ठीक है। तो हमने उस ग्लास को एक साइड से पॉलिश कर दिया, तो वो क्या बन गया? वो एक मिरर बन गया अल्टीमेटली, ठीक है। तो अब उस जो मिरर है उससे रिफ्लेक्ट बैक एक्चुअली में होती कैसे है लाइट? जो ग्लास है, ग्लास के अंदर से तो जिस ग्लास को मैंने मान लो मिरर बनाया है, ठीक है, मिरर तो एक साइड से मैंने उसे पॉलिश कर दिया ना, एक तरीके से मैंने उसे कलर कर दिया, ठीक है। तो जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो ग्लास से तो पास थ्रू हो जाएगी, लेकिन जो उसका पॉलिश सरफेस है पीछे, उससे पास थ्रू नहीं होगी। मैं आपको ये एक डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। मतलब मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि मान लो मेरे पास एक ये ग्लास है, मतलब ग्लास की कुछ थिकनेस होती है ना, कुछ विड्थ होती है उसकी, है ना। और इधर से इस वाले एंड को मैं पॉलिश कर दूँ, पॉलिश को हम ऐसे शो करते हैं फिजिक्स में, ठीक है। मान लो मैंने इस वाले एंड से उसको पॉलिश कर दिया, और यहाँ पर मेरी एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से वो जो लाइट है वो आ रही है, तो क्या है, वो इस ग्लास के अंदर तो चली जाएगी, लेकिन ये जो अंदर वाला ग्लास जहाँ से मैंने पॉलिश कर दिया था, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, रादर इसके अंदर जाएगी, ग्लास के अंदर, और फिर जो पॉलिश सरफेस है उसके ऊपर से बाहर में आएगी, ठीक है।
तो ये हमने देखा कि मिरर को हम पॉलिशिंग कैसे करते हैं, एक एल्यूमिनियम के थ्रू, एक सिल्वर के थ्रू, लेकिन यूजुअली हम एल्यूमिनियम के थ्रू करते हैं क्योंकि वो थोड़ा चीप मेटल होता है। ऐसे जो भी हमारे मेटल सरफेसेस होते हैं, कोई भी मेटल सरफेस होता है, हमारा जो बाउल्स हो गए, स्पून्स हो गए, ये सब जो चीज़ें होती हैं ये अपने आप में रिफ्लेक्टिंग इसलिए होती हैं क्योंकि वो एक तो स्मूथ होती हैं और एक पॉलिश्ड होती हैं, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्शन है हमारी, उसका रेट, मतलब ऐसा तो नहीं है कि सोर्स ऑफ लाइट किसी भी चीज़ के ऊपर पड़ेगी तो वो बाउंस बैक नहीं होगी। हर टाइप के ऑब्जेक्ट पर जो हमारी लाइट रे है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। लेकिन क्या होता है, एक ओपेक में सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है, फिर ट्रांसलूसेंट में सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है और सबसे लीस्ट होती है ट्रांसपेरेंट में। ट्रांसपेरेंट में तो हमने पढ़ा था रिफ्रैक्ट ही हो जाती है, मतलब उसके अंदर से पास थ्रू ही हो जाती है लाइट, ठीक है। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है, कुछ जो होती है वो अंदर चली जाती है, कुछ जो होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। लेकिन ओपेक जो है हमारा, उसमें मोस्ट ऑफ द लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। अब ओपेक में भी, अगर मैं ओपेक का भी ऐसे कोई डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाऊं, तो ओपेक में भी जो शाइनी ओपेक है ना, जो शाइनी हो गया, पॉलिश्ड ओपेक हो गया, स्मूथ सरफेस वाला, वो जो होगा वो नॉर्मल कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट से बेटर लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करेगा। बेटर लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करने का मतलब क्या है, हम उसकी जो इमेज है वो कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, जो मोस्ट ऑफ द लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, मतलब ज़्यादा अंदर सीप इन होती नहीं है। लेकिन अब मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि अगर मान लो मेरे पास एक मिरर है जो बहुत पुराना हो गया, ठीक है, बहुत साल पुराना हो गया है, तो उसमें जो हमारी लाइट, हमारा जो रिफ्लेक्शन बैक बनता है, हम जब उसमें देखते हैं हमें बहुत क्लियरली कुछ नज़र नहीं आता, मतलब दिख जाता है बट उतना अच्छे से नहीं जितना एक न्यू पॉलिश्ड मिरर में हमें दिखता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो वो मिरर है वो स्मूथ, पहले वो जब पॉलिश हुआ था वो स्मूथ था, अब विद टाइम जो हमारे वेदर के उसमें चेंजेस पड़े हैं, उस पर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इफ़ेक्ट हुई हैं वेदर की वजह से, उसकी वजह से वो रफ हो जाता है, ठीक है। जैसे जैसे वो जो मिरर है हमारा वो पुराना हो जाता है, वो वैसे वैसे और ज़्यादा रफ होता जाता है, ठीक है। और जब हमें पता है वो रफ होता जाता है तो क्या होता है, जो लाइट होती है वो पूरी तरीके से रिफ्लेक्ट बैक नहीं हो पाती है, ठीक है। मतलब लाइट रेज तो उतनी ही फॉल कर रही हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं वो बहुत वाइड एरिया में रिफ्लेक्ट बैक हो रही हैं, है ना। स्मूथ सरफेस में क्या है, जहां रिफ्लेक्ट बैक होती है अंदाजन हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, वहां पर इमेज बन जाती है। लेकिन जैसे जैसे चीज रफ होती जाती है वो क्या करती है, वो पैरेलल लाइंस पैरेलल नहीं रह जाती, वो वाइड एरिया में, हमने पीछे पढ़ा ना, वो वाइड एरिया में स्प्रेड होती जाती हैं, इसीलिए वो हमें इमेज फॉर्म करके ढंग से नहीं देता, इसलिए ब्राइट इमेज नहीं बनती जो हमारा ओल्ड मिरर होता है उसमें।